अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस करेंगे। आपका नया टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम उससे जो रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए डिसीजन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। यानी कि पॉपुलेशन से हम लेते हैं एक सैंपल और उसी सैंपल की बेस पर हम डिसीजन बनाते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए। तो इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला है एस्टिमेशन और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन में भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऑब्वियसली पॉपुलेशन की जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू तो अननोन होती है, तो हम उसी पॉपुलेशन से लेते हैं एक सैंपल और उसी सैंपल से वैल्यू निकालते हैं, उसी सैंपल से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है दिस इज़ द एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से हमारे पास हम सैंपल से फाइंड आउट करते हैं एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन हम निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये एस्टिमेट है ट्रू पॉपुलेशन मीन का, म्यू का एस्टिमेट है। अब जो है इसके लिए हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं इस एस्टिमेशन के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए, तो उस प्रोसीजर को एस्टिमेशन कहा जाता है। अब इसका जो सेकंड ब्रांच है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, जो कि आपका टॉपिक है आज डिस्कशन का, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में देखिए आपके पास दो टर्म्स हैं। टेस्टिंग भी आपने सुना हुआ है, हाइपोथेसिस भी आपने सुना हुआ है। किसी न किसी फॉर्म में आप साइंस की स्टूडेंट्स हैं तो आपने हाइपोथेसिस सुना हुआ है। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली क्या है, वो एक एजम्पशन है, या आप कहें कि ये क्लेम है। क्लेम किस चीज़ का? पॉपुलेशन के पैरामीटर का। उस क्लेम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये जो क्लेम है वो सही भी हो सकता है, ये क्लेम गलत भी हो सकता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम एक प्रोसीजर अपनाएंगे या एक तरीक़ाकार अपनाएंगे इस क्लेम को या इस एजम्पशन को ट्रू या फॉल्स साबित करने के लिए। तो वो जो तरीक़ाकार अपनाएंगे वो कहलाएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और वो जो हमारा क्लेम है या वो एजम्पशन है वो कहलाएगा हाइपोथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ पॉलिटिशियन क्लेम दैट ही विल गेट 70% वोट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ दिस क्लेम मे बी ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे एक सियासतदान है, उसका क्या क्लेम है? वो क्या क्लेम कर रहा है कि किसी ख़ास इलाके में वो कितने परसेंट वोट लेगा? 70%। तो ये 70% उसका क्लेम है, तो इसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब ये क्लेम सही भी हो सकता है, ये क्लेम गलत भी हो सकता है। अब इसको सही या गलत कैसे साबित करेंगे? कि वहाँ से हम एक सैंपल लेंगे, उसी इलाके से हम एक सैंपल लेंगे कि उसका क्लेम जो है वो सही है या गलत है। अब जिस प्रोसेस से हम सैंपल लेंगे और जिस तरीके से हम टेस्ट करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि उसका क्लेम ट्रू है या फॉल्स है, तो उस प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बताया हुआ है कि एस्टिमेशन में और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसमें ये है कि एस्टिमेशन में हम पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग सैंपल इंफॉर्मेशन। डायरेक्टली हम एस्टिमेट करते हैं, सेटिंग नो अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। कोई अजम्पशन हम नहीं बनाते, डायरेक्ट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। जबकि इसके उलट हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या करते हैं? पहले हम एजम्पशन बनाते हैं, हम एज्यूम करते हैं कोई वैल्यू हमारे पास पैरामीटर की होती है या कोई क्लेम होता है, वो पैरामीटर की ही वैल्यू होती है। तो उसके बाद हम सैंपल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं कि क्या वो वैल्यू जो है वो ट्रू है या ट्रू नहीं है, इसको हम चेक करते हैं। अब कुछ और भी टर्म्स हैं
यहाँ पे मेंशन जो इससे बिल्कुल रिलेटेड है वो है एक एस्टिमेट है और एक है एस्टिमेटर, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब एस्टिमेट क्या है, वो तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप x बार की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपने निकाला है x बार इज इक्वल टू 50। अब ये जो 50 वैल्यू आपके पास आई है ना, दिस इज़ कॉल्ड एस्टिमेट। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ किया है, तो जो रूल आपने अप्लाई किया है, जो फार्मूला आपने यूज़ किया है, तो वो फार्मूला क्या कहलाता है, वो एस्टिमेटर कहलाता है। ठीक है। आमतौर पर जो सिंबल यूज़ होते हैं तो थीटा यूज़ होता है आमतौर पर। जैसे पैरामीटर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, म्यू है, सिग्मा स्क्वायर है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन आमतौर पर जो सिंबल यूज़ होता है वो है थीटा। थीटा जो है वो म्यू भी हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है, कोई और पैरामीटर भी हो सकता है। और जब इसी थीटा के ऊपर हम हेड डालते हैं, ये देखिए, तो ये बन जाता है एस्टिमेटर। जैसे कि एस्टिमेटर हमारे पास x बार एस्टिमेटर है, ठीक है, x बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा हेड से। अच्छा, अब ये तो कुछ रिलेटेड टर्म्स थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिहाज से। अब जो आपका एक्चुअल टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उस पर हम आते हैं। तो ये डेफिनीशन है इसका कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक प्रोसीजर है जो कि हमें इस काबिल बनाता है कि हम डिसाइड कर सकें सैम्पल इंफॉर्मेशन की बेस पर कि क्या जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो सही है या सही नहीं है। तो अब स्टैटिस्टिकल टर्म्स में अगर एक हाइपोथेसिस सही है तो सही वाले हाइपोथेसिस को फिर हम क्या कहेंगे कि इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और कोई हाइपोथेसिस अगर सही नहीं है, सही है या नहीं है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें सैंपल से पता चलेगा, सैंपल इंफॉर्मेशन से। और अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अगर वो गलत है, सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। अब जो इसका प्रोसीजर है ना टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, उसके 6 स्टेप्स हैं। टोटल कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो 2 किस्म के हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। एक हाइपोथेसिस कहलाता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, अब जो नल हाइपोथेसिस है वो हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे आप देखें, ये अब देखें नल हाइपोथेसिस जो है दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H0, यहाँ पे छोटा सा 0 लिखें। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H1 भी आप इसको कह सकते हैं। अक्सर बुक्स में HA भी लिखा होता है, ठीक है, HA या H1, ये आपके पास है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस जो है इसको हम टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। फॉर पॉसिबल रिजेक्शन यानी एक्चुअली इसको डिफ़ाइन इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है। इसमें एक्चुअली रखा क्या जाता है कि इसमें आप ये देखते हैं कि जो आपके पास सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं ये रैंडमली अकर करते हैं, ये रैंडमली अकर करते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, वो उसका उलट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। उसमें हम कहते हैं कि जो आपके पास सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं वो नॉन रैंडमली अकर करते हैं, उसका जो कॉज है वो एक नॉन रैंडम कॉज है। वैसे इसको बनाते वक्त जो है ना, इसका थोड़ा सा ये ख्याल रखा जाता है कि किसी हाइपोथेसिस में अगर इक्वलिटी का आपके पास निशान आता है, जैसे यहाँ पे देखिए म्यू इज़ इक्वल टू 30, तो इक्वलिटी है। तो अगर कहीं पे इक्वलिटी है तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। जैसे देखिए इसमें भी इक्वलिटी है, म्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये भी नल हाइपोथेसिस है। यहाँ पे देखें म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू, तो ये भी नल हाइपोथेसिस है। अब अगर नल हाइपोथेसिस हमारा ये वाला है तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी अगर म्यू की वैल्यू 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि म्यू की वैल्यू 30 नहीं है। या अगर हमने कहा है कि म्यू जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30 है, तो दूसरे साइड पे कितनी वैल्यूज़ रह गई हैं,
सिर्फ लेस, सारी जो है वो जो लेस देन 30 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई इक्वलिटी का निशान नहीं है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। और इसी तरह से यहाँ पे अगर लेस देन आर इक्वल टू की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में आप रखते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। तो वो ग्रेटर जो वैल्यूज़ है उसको हम रखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 6 स्टेप्स होंगे और जो पहला स्टेप होगा उसमें आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो ये सारे पॉसिबल हाइपोथेसिस है, तो इसमें से कोई एक पेयर जो है वो आपके पास बन सकता है। अक्सर क्या होता है कि या तो आपको दोनों हाइपोथेसिस गिवन होंगे या इनमें से कोई एक गिवन होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो आपने पहचानना है कि देखिए इसमें इक्वलिटी है, तो ये नल हाइपोथेसिस है आपका और इसका कॉम्प्लीमेंट आपने खुद बनाना है, ठीक है। या अगर ये गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपने खुद बनाना है। तो इस तरीके से आपके हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाता है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप में जो है आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए यहाँ पे तो डिसीजन लिया जाता है सैम्पल इन्फॉर्मेशन की बेस पर। सैम्पल हम लेते हैं पॉपुलेशन से और वो सैम्पल की बेस पर हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो डिसीजन होगा ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता। जब 100% करेक्ट नहीं हो सकता तो हम लेते हैं एक सिग्निफिकेंस का एक लेवल हम मुकर्रर करते हैं कि अगर इस डिसीजन में जो कि इनकरेक्ट हो सकता है, 100% करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये कितना परसेंट इनकरेक्ट अगर हो जाए तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज़ रखी जाती हैं, कोई भी रख सकते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि इनकरेक्ट अगर हमारा डिसीजन हो जाए तो वो प्रोबेबिलिटी हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं और वो हम कम से कम डिसाइड करते हैं। आमतौर पर 1% या 5%, इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन 15% 10% भी रेयर केसेस में हो जाता है। तो इसको कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा। और इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली अल्फ़ा क्या चीज़ है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है? ये प्रोबेबिलिटी है। कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी है? कि अगर एक नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, एक्चुअली अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन सैम्पल इंफॉर्मेशन की बेस पर उसको रिजेक्ट किया जाए तो ये रॉन्ग डिसीजन है ना। तो ये रॉन्ग डिसीजन है, तो ये इसलिए एडवांस में हम इसकी एक प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं कि ये रॉन्ग डिसीजन जो है वो कितना आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ये कितना हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो वो हम पहले से एक लिमिट उसका सेट करते हैं जो कि आम तौर पर 1% या 5% से ज़्यादा नहीं सेट किया जाता। अगर किसी सवाल में कहीं आपको गिवन ना हो तो फिर हम 5% रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड इसका जो स्टेप है दैट इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है आप अंडरस्टैंड कर ले कि ये जो है जैसे स्टैटिस्टिक आपको पता है स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक वो वाली वैल्यू होती है जिसको हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैटिस्टिक होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो लिखा है वो म्यू है, यानी कि पॉपुलेशन मीन हम टेस्ट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मीन को जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेड स्टैटिस्टिक, ठीक है। जेड स्टैटिस्टिक किस तरह से होता है? यहाँ पे इसका होता है सैंपल मीन, ठीक है, सैंपल मीन, और ये क्या है? पॉपुलेशन मीन, और दिस इज सिग्मा, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ एन। सिग्मा क्या चीज़ है? सिग्मा इज पॉपुलेशन वेरिएंस और एन आपके पास है सैंपल साइज। ये किस वक्त यूज़ होता है? कि जब आप म्यू टेस्ट कर रहे हैं और आपको सिग्मा मालूम है। ये उस वक्त की बात है कि आपके पास अगर एक पॉपुलेशन का मीन आप टेस्ट कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक पॉपुलेशन का मीन टेस्ट करें। अगर आपके पास 2 पॉपुलेशंस हो जाए, यानी आपके पास 2 पॉपुलेशन का मीन आपने टेस्ट करना है कि क्या दोनों पॉपुलेशन की मीन बराबर हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों पॉपुलेशन की जो मीन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको z इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा
कि ये x1 बार माइनस x2 बार, यानी x1 बार इज़ मीन ऑफ सैम्पल मीन फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन, सैम्पल मीन फ्रॉम सेकेंड पॉपुलेशन, mu1 is mean of first population, mu2 is mean of second population, sigma 1 square is variance of first population, sigma 2 square is variance of second population, n1 is sample size from first population and n2 is sample size from सेकेंड पॉपुलेशन। और ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स है। तो ये जो आपके पास है ये उस वक्त यूज़ होता है जब आप प्रोपोर्शन टेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी उसमें आप ना जाएं। और ये जब आपके पास दो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शंस आपने टेस्ट करने हो। अब इसका फोर्थ स्टेप जो है, अब इनमें से कोई एक आप यूज़ करेंगे एट अ टाइम। अगर एक पॉपुलेशन का मीन है तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर दो पॉपुलेशन की मीन है तो आप ये यूज़ करेंगे। इसको मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगी। न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये है कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं वो सैम्पल वैल्यूज़ हम इस स्टैटिस्टिक में, टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स बार में, म्यू में, और ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास z की एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिसीजन लेना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास हमने सेट की है, मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, ये हमारा ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट होता है, वो किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहा जा सकता है। अब ये ऐसा रीजन होता है कि जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू या z की वैल्यू, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया हमारा नल हाइपोथेसिस सही है या सही नहीं है। तो ये जो आपके पास क्रिटिकल रीजन बनाया जाता है, ये किस बेस पर बनाया जाता है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पर बनाया जाता है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है उसकी बेस पे हम पहले डिसाइड करते हैं कि आया हमारा टेस्ट जो है वो वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, और अगर वन टेल टेस्ट है तो वो लेफ़्ट टेल है या राइट टेल है। अब इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैं आपको दिखाती हूँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास ये है। तो यहाँ पे देखें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 30 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरल मैंने एक वैल्यू ली है। तो अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि 30 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 30 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, 30 से कम वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेटर वैल्यूज़ भी शामिल है, हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ भी शामिल है। तो इसको हम कहते हैं टू टेल टेस्ट, दोनों साइड की वैल्यूज़ शामिल है। और अगर ये वाला केस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए कि 30 की कौन सी वाली वैल्यूज़ हैं, लेस देन वैल्यूज़ हैं, म्यू इज़ लेस देन 30। तो ये इसको कहते हैं वन टेल टेस्ट। अब चूंकि यहाँ पे लेस देन वैल्यूज़ शामिल है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट। और यहाँ पे आप देखें कि म्यू की वैल्यू जो है वो 30 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे सारी ग्रेटर वैल्यूज़ शामिल है। तो ये भी वन टेल टेस्ट है, लेकिन ये कौन सा वाला है, चूँकि ग्रेटर वैल्यू जो है वो राइट साइड पे होती है, तो इसलिए हम इस टेस्ट को, ऐसा टेस्ट जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर वाला हो, तो वो हमारा कहलाता है राइट टेल टेस्ट, ठीक है। तो उसी की बिना पर हमारे पास 3 किस्म के क्रिटिकल रीजन्स हो सकते हैं। अब z एक्चुअली क्या है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्रिटिकल वैल्यू कैसे सेट करनी है। यहाँ पे ज़ाहिर वैल्यूज़ होती है z की, और यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो जो आमतौर पर अगर हमारा 5% है या जो भी है 1% है या 10% है, वो वैल्यूज़ अगर आपका राइट टेल है तो देखिए ये राइट साइड पे आपने इतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे आपने रखनी है, ठीक है। राइट टेल है ना, तो पूरी का पूरा अल्फ़ा आपके पास राइट टेल में होगा, जिसको हम कहते हैं z अल्फ़ा, यानी z की वैल्यू है और अल्फ़ा कितना है आपके पास, अल्फ़ा की कोई वैल्यू होगी आपके पास, या 1% या 5% या कोई भी वैल्यू जो आपको गिवन होगी। गिवन ना हो तो आप 5% रखें। अच्छा, अब या अगर आपके पास लेफ़्ट टेल है, यानी म्यू इज़ लेस देन 30, जिस तरह से आपने कहा,
तो लेस का मतलब है कि लेफ्ट टेल है, तो आपके पास सारे का सारा अल्फा जो है वो लेफ्ट टेल पे आएगा। लेफ्ट में जाहिर है नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं जेड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, माइनस जेड अल्फा, ठीक है। और अगर आपके पास टू टेल है, यानी कि आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी भी है, यानी लेफ्ट टेल वाली पॉसिबिलिटी भी है, स्मॉलर वैल्यूज़ भी हैं, और इसमें लार्जर वैल्यूज़ भी है, राइट टेल भी है। तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, वही अल्फ़ा है या 5% या 1%, लेकिन दो टेल्स में डिवाइड है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे माइनस जेड, लेकिन अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि अल्फ़ा इज़ डिवाइडेड इनटू टू कॉर्नर्स, इनटू टू पोर्शंस, इनटू टू टेल्स, तो ये हो जाएगा माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो अब जो है ये आपके पास 5 स्टेप्स हो गए हैं। अब आपके पास आता है स्टेप नंबर 6, जो कि क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, यानी अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रिटिकल रीजन भी सेट किया है, तो यानी ये क्राइटेरिया है, इसके साथ हम क्या कंपेयर करेंगे, इस रीजन के साथ हम कंपेयर करेंगे, हम z की वैल्यू कंपेयर करेंगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास आई होगी कंप्यूटेशन में, जो z की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको हम इस क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर z की वैल्यू इस वाले पोर्शन में लाई करे या इस वाले पोर्शन में लाई करे, अगर ये वाला टेस्ट है, या यहाँ पे लाई करे या यहाँ पे लाई करे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको हम गलत कह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर ट्रू होगा या सही होगा। और अगर आपके पास z की वैल्यू इस वाले हिस्से में लाई कर रही है, तो ये जो हिस्सा है या ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये वाला, या ये वाला हिस्सा है, ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। यानी यहाँ पे अगर आपके पास z की वैल्यू आपकी इस रीजन में लाई करती है, इस वाले में, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट ना करें तो हम कहेंगे हमने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये हम कंक्लूजन में हम ये वाला हिस्सा लिखेंगे। अब इस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। थैंक यू वेरी मच।